जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आज मैंने पाकिस्तान के एक गेस्ट से बात करने की रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। वो पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार एजाज सईद है। ये जियो टेलीविजन के अंदर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और उनकी बहुत बेशुमार फॉलोइंग है। अगर आप ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो आप देखेंगे उनको बहुत लोग फॉलो भी करते हैं। उनसे बात करने का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि वो अभी अभी अफगानिस्तान से लौटे हैं। अफगानिस्तान के अंदर जैसे ही तालिबान घुसा वो भी उनके पीछे पीछे काबुल पहुंचे। वहां से उन्होंने अपने टेलीविजन के लिए रिपोर्टिंग करी। बहुत आजाद ख्याल के आदमी हैं, सही बात करते हैं, सही और सच्ची बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सच्ची बात करने वाले बहुत कम लोग हैं क्योंकि उनको वहां पर बात नहीं करने दी जाती। और आपने कितनी कहानियां सुनी होंगी कि पाकिस्तान की आईएसआई ने पत्रकारों को उठा लिया, उनको मारा पीटा, कई केसेस में उनको कत्ल भी कर दिया। तो ये डर पाकिस्तान के अंदर है। ये मैं और आप नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे यहां पे ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस डर के साए के नीचे रहते हुए आप खुल के अपनी बात कह सके, मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूं। और ऐसे ही एक है एजाज सईद साहब। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं और इनसे यह समझने की कोशिश करते हैं कि काबुल के अंदर कैसा माहौल है, क्या सेंस है और साथ ही पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है इस तालिबान को लेकर। तो बातचीत जो है बड़े दायरे में होगी, लेकिन उसका सेंस पकड़ने की कोशिश करिए। लाइंस के बीच में क्या है, बिटवीन द लाइंस जिसको बोलते हैं, उसको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं एजाज सईद साहब से। एजाज साहब, आप एक बहुत ही जाने माने चेहरे हैं पाकिस्तान के जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के एक दायरे के। आपकी बहुत इज्जत है और आप एक बहुत ही मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं। हाल ही में आप काबुल गए, तो उसी हवाले से मैं आज आपके साथ में बात कर रहा हूं। मैं हिंदुस्तान के सवाल आपसे पूछूंगा, आप अफगानिस्तान के जवाब पाकिस्तान से देंगे, क्योंकि परसेप्शन दोनों मुल्कों में अलग है। बल्कि मैं कहूंगा कि तीनों मुल्कों में इस पूरे तालिबान के जो पूरा जो वाकया हुआ है, इसका परसेप्शन तीनों मुल्कों के अंदर अलग है। पाकिस्तान का परसेप्शन आप बेहतर जानते हैं और अफगानिस्तान का परसेप्शन भी आप अच्छी तरह समझ के आए। हिंदुस्तान का परसेप्शन आपने शायद हमारे मीडिया के थ्रू देखा होगा, लेकिन मैं फिर भी बयान कर दूं। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हिंदुस्तान का परसेप्शन क्या है। हिंदुस्तान के परसेप्शन के हिसाब से तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और उसने जबरन सत्ता हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने ये जरूर कहा है कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया, इमरान खान ने कहा। लेकिन जो वहां से तस्वीरें नजर आई एजाज साहब, वो जो तस्वीरें थी वो किसी जश्न की तस्वीरें नहीं थी। उसमें हमने देखा कि औरतों ने अपने बच्चों को उठा उठा कर कटीली तारों के ऊपर से फेंक के और अमेरिकी सैनिकों को दिया कि इनकी जान बचा लो। लाखों लाखों की तादाद में लोग भागते और बचते नजर आए। तो ये तो भारत का परसेप्शन है। लेकिन पाकिस्तान में जो हमें समझ में आया कि बहुत भारी जश्न मनाया गया। तो मेरा सवाल आपसे पहला ये है आजाद भाई कि आप काबुल में गए, आपको काबुल में या जलालाबाद में या जहां जहां भी आप गए, आपको कितना जश्न दिखा, कितना मातम दिखा या कितना सस्पेंस दिखा? दलवीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, और आरजू का भी शुक्रिया जिन्होंने आपसे तारफ़ भी करवाया। आपको हम देखते रहे माजी में भी, और ज़ाहिर है आप इन इश्यूज़ को टच करते। मैंने आपने लंबी तमहीदबाजी में छोटी छोटी बातों का जवाब दूंगा मुख्तसर। पहली बात तो ये है कि तालिबान ने गन के जोर के ऊपर, on the basis of the barrel of the gun, they have taken control of Afghanistan. Of course, this is not a democratic process. और अगर वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है तो इसे कोई आइडियल वे ऑफ
टेकिंग पावर नहीं हो सकता। एक बात तो ये ज़हन में रखें। दूसरी बात ये है कि तालिबान लड़ाई 20 साल किसके खिलाफ करते रहे? वो अमेरिकन ऑक्यूपेशन और इन्वेजन जो अफ़गानिस्तान में हुआ था, उसके खिलाफ करते रहे। क्या अमेरिका का 9/11 के वाक़यात के को जवाज़ बनाकर किसी दूसरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लेना, क्या वो जस्टिफाइड था? मुझे खुद आप इस बात का जवाब दीजिए। अगर वो जस्टिफाइड नहीं था, बिल्कुल तो जस्टिफाइड नहीं था, जी, बिल्कुल कि वो जस्टिफाइड नहीं जस्टिफाइड था। नहीं था, तो ये जो तालिबान की मूवमेंट थी, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दी फॉरेन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस। तो ये उन्होंने जंग की, तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ और नेटो फोर्सेस के खिलाफ। अब अमेरिका और नेटो फोर्सेस, पर्टिकुलरली अमेरिका के अपने जो एजेंडा था वो चेंज हो गया। आपको पता है कि वहां पर किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलेंगे, और वो निकले और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद हुआ ये कि जो काबुल के अंदर रजीम थी अशरफ गनी की सरबराही में, वो उसकी अगर लेजिटिमेसी की बात करें तो बिल्कुल लेजिटिमेट थी, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत आई थी, अंडर दैट प्रोसेस दैट वाज इंस्टॉल्ड। लेकिन अगर आप ये कहें कि वहां पर लोग उस रिजीम से बहुत ज्यादा खुश थे, तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है। आप अफगानिस्तान बैंक का जो स्कैंडल था, जिसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग मुलव्वस थे, उसको उठा लें। मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जो स्कैंडल्स आए, फिर ड्रग्स के जो स्कैंडल्स आए, उसमें अफगान गवर्नमेंट के जो टॉप एक्लेंस ऑफ पावर थे, उनके ऊपर उंगलियां उठाई गई। तो जो जो वहां पे अवाम थे, वो इतने ज्यादा खुश वो भी नहीं थे। लेकिन आप ये कहें कि अगर ये अवाम ये चाहते थे कि तालिबान आ जाएं, पढ़े लिखे लोग या अर्बन जो सोसाइटी है, तो तालिबान को भी वो नहीं चाहते थे। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक और बात भी जो जाननी वो बहुत जरूरी है, वो ये है कि अफगानिस्तान की एक कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप है। वहां पे एथनिसिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और वहां पे जो सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है वो पश्तून है। हम माने या ना माने, अब ये हार्ड फैक्ट्स है। नहीं, हार्ड फैक्ट है, तो पश्तून जी, है। हार्ड फैक्ट। तो जो पश्तूनों का जो बड़ा ग्रुप है, वो तालिबान है, जो जंग लड़ रहे थे। अब जो काबुल के ऊपर कंट्रोल था जो लोगों का, उनमें आप अगर अमेरिकन इन्वेजन के बाद की सूरत हाल देखें, तो उसमें नॉन पश्तून एलिमेंट ज्यादा था दैन दी पश्तून। तो एक पश्तून रिवाइवल या कहने की पश्तून एंग्जाइटी भी थी। ओके, लेकिन अगेन मैं जस्टिफाई नहीं करता कि ये बैरल ऑफ द गन के ऊपर आया है, कोई लेजिटिमेट तरीका नहीं है। ठीक है। देखिए एजाज भाई, आखिरी, सॉरी, आपने बिल्कुल बहुत ही जी जी सही करिए बात। पॉइंट, आपने बड़े सही पॉइंट के ऊपर अपनी तफसील रखी। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है। देखिए मैं जब ये बात आपसे कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी है। ह्यूमैनिटेरियन एंगल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पश्तून एंगल है। लेकिन जब आप पश्तून एंगल की बात करते हैं, तो जो हिंदुस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं, इंडिया में जो लोग बैठे हुए हैं, देखिए वो ग्राउंड पे तो नहीं है, वो तो सोशल मीडिया और टेलीविजन के थ्रू जानकारी हासिल करते हैं। आप जैसे पत्रकार हैं, वो जानकारी देते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया में पत्रकार हैं वो देते हैं, या वो सहाफी जो अपना यूट्यूब चलाते हैं वो देते हैं। और पाकिस्तानी ही सहाफी ये बताते हैं, और पाकिस्तानी ही खबरों में ये आता है कि वही पश्तून, जिन पश्तूनों का आप हवाला दे रहे हैं, जिन्होंने अमरीकी इन्वेजन की मुखालफत में ये पूरी जंग लड़ी, वही पश्तून, वही पख्तून एलिमेंट पाकिस्तान के अंदर नारा लगा रहा है कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। तो कंफ्यूजन मेरे यहाँ पर, मेरे जहन में होना लाजमी है। आप इसको एग्री करेंगे? आप मेरे को ये बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि अगर वो सही है, तो ये भी तो सही है। तो ये क्यों ये मिसमैच है? हम किसको सही माने? वो बैरल ऑफ द गन तालिबान को माने, या डेमोक्रेटिक मूवमेंट पश्तीन तहफ्फुज मूवमेंट को माने? इसको आप कैसे बताएंगे? अच्छा तनवीर साहब, ये आपने जो सवाल उठाया है वो पीटीएम के हवाले से आप बात कर रहे हैं।
तो पीटीएम का जो मुतालबात हैं वो हमारी स्टेट के साथ है और वो विद इन दी जुरिस्डिक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन और एजाज भाई, वो सॉरी आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, लेट मी एक मिनट, कंप्लीट। यू कंप्लीट, आई जस्ट ऐड वन प्लीज मार्जल। वो लर और बर का भी नारा लगाते हैं, प्लीज कंटिन्यू। जी, वो लगाते हैं, लेकिन विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उनके 6 पॉइंट्स हैं बेसिकली। वो अगर 6 पॉइंट्स आप पढ़ लें कि लैंड माइन्स खत्म होने चाहिए, टेररिस्ट ग्रुप्स जो है उनका मुकम्मल सफाया होना चाहिए, मिसिंग पीपल खत्म होने चाहिए, ये इनके 6 पॉइंट्स हैं। उसमें लर और बर की बात नहीं है। उन 6 पॉइंट्स में नारा तो देखिए, नारे तो पॉलिटिकल नारे बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन नारे में ये बात नहीं है कि हम उधर ज्वाइन कर रहे हैं, वो इधर ज्वाइन, ऐसी बात नहीं है। वो एक ये इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि पश्तून मरे हैं कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। आप देखिए ना, 9/11 से पहले भी और 9/11 के बाद भी जो वॉर एंड टेरर हुई, तो सबसे ज्यादा कौन मरा? पश्तून मरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो पश्तून एक रिवाइवल की बात करते हैं और उनकी जो गिले शिकवे हैं, उनकी कुछ कंप्लेंट्स हैं, वो पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान उनकी कंप्लेंट्स को और उनके गिले शिकवों को हल भी कर रहा है। ये भी देखिए, वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उनके जो लीडर हैं मंजूर पश्तीन, बड़े जबरदस्त लीडर हैं। वो उनकी वो बात करते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। तो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी तो है, ठीक है, उसके कुछ इंडेक्सेस कमजोर होंगे, लेकिन आप देखिए मंजूर पश्तीन का, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, मंजूर पश्तीन गिरफ्तार नहीं हुए, उनको बंद नहीं किया गया। तो ये इस बात का आप देखिए ना कि अगर मैं ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूँ कि जी जी देखें, जी जी। मंजूर पश्तीन को तो जिंदा हालत में भी काम करने दिया जा रहा है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में अगर आप चले जाएं तो आप देखिए डेड बॉडीज भी ले ली जाती हैं अली गिलानी की, या जो बातें भी, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल। कमिंग बैक टू अफगानिस्तान, वो ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, वो बात ये है देखिए, कि इस वक्त अफगानिस्तान में एक नई गवर्नमेंट बन गई है। जी आप उसे पसंद करें या ना पसंद करें, आप उसको डेमोक्रेसी के मेजर्स के ऊपर जस्टिफाई करें या ना जस्टिफाई करें, अपार्ट फ्रॉम दैट आर्ग्यूमेंट, उस नई गवर्नमेंट से क्या हिंदुस्तान नहीं चाहेगा कि उसके ताल्लुकात हो? बिल्कुल चाहेगा। उस नई गवर्नमेंट से क्या पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि उसके साथ ताल्लुकात हो? बिल्कुल चाहेगा। क्या चीन नहीं चाहेगा? चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान को छोड़िए, जो लड़ते रहे 20 साल, 20 इयर्स, अमेरिका जी और बरतानिया और जी नेटो फोर्सेस, क्या वो नहीं चाहेंगे? देखिए ना, कतर में किन किन लोगों से अब्बास तानकजई मिले हैं, इन तमाम फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव से मिले हैं, कतर के लोग आए हैं, यूएई के लोग आए हैं, ये जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया है, इनके लोग वहां पे गए हैं और उन्होंने उनको अनऑफिशियली रिकग्नाइज किया हुआ है। जी। जब सीआईए के डायरेक्टर जाके उड़ते हैं और उड़ के जाके मुल्ला ब्रदर से मुलाकात करते हैं काबुल में, तो वो किस लीगल पैरामीटर के अंदर बात करते हैं? जी 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 देखिए, बिल्कुल। उनको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ना। तो अब देख, सूरत हाल ये है, कि देखिए वहां पे जो नॉन पश्तून है, जिनसे जो अशरफ गनी जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, या बाकी जो रजीम रिप्रेजेंट कर रही थी, वो सुकड़ के पंजशीर में आ गई है। जो ओवरऑल अफगानिस्तान का जो अर्बन इलाका है, वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो उनकी सिविल सोसाइटी है या ख्वातीन जो उनकी है, वो तालिबान को पसंद नहीं करते, ये फैक्ट है, ठीक है। जी जी लेकिन एट द सेम टाइम तालिबान भी केयरफुल है। आप देखिए कि तालिबान वहाँ पर ख्वातीन एहतजाज कर रही थी, आपने और मैंने देखा, पूरी दुनिया के कैमरों ने देखा। बिल्कुल बिल्कुल देखा। आपने और मैंने देखा कि तालिबान ने आते साथ वो जो मारा-मारी थी, जो 90s में उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, किलिंग्स की थी, ब्रूटल किलिंग्स की थी, हज़ारा की किलिंग हुई थी एट दैट टाइम, वो नहीं हुई इस दफ़ा। तो ये एक नई डायनामिक्स है और इन नई डायनामिक्स में हर मुल्क रेलेवेंट होना चाहता है। अब इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि तालिबान के साथ चैनल मिलाया जाए। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि जी उन्होंने 2 सीरियस अटेम्प्ट्स की कि तालिबान डेलीगेशन को मिले। वो जी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन वो हो जाएगी। जी तालिबान भी ज़ाहिर है अपने पड़ोसियों से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। जी। एजाज भाई, आपने बिल्कुल अपना पॉइंट रखा। इसके अंदर मैं आपको इंडिया के हवाले से मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ।
सबसे पहले आपने सैयद शाह गिलानी की बात करी कि उनकी डेड बॉडी भी लेकिन उस वो हम तरीके से दूसरी तरफ चले गए ना, वो नहीं मौजूद नहीं, नहीं है हम। हाँ, क्योंकि आपने तो बोला आप तो पीटीएम में, ये मेरा फर्ज नहीं आप बनता है। पीटीएम में चले गए ना, तो फिर नहीं मुझे उधर जाना पड़ा। नहीं, क्योंकि आपने हुँ। बोला तो मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मेरे जी, व्यूअर्स जी, ये जी, सुनना चाहेंगे, ये जी, मेरे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे। प्लीज़, और प्लीज़। उसकी क्लैरिटी मैं ये देना चाहूंगा कि हमारे हिसाब से, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो पाकिस्तान की एक एम्बेसडर थे कश्मीर में, और वो ही इस पूरी सेपरेटिज्म की जो जिद्दोजहद थे उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, और हम नहीं चाहते थे कि उसकी वजह से एक लॉ एंड ऑर्डर इशू बने। ये हर एक मुल्क करता है, और अपने मफाद के लिए ये कार्रवाई करी गई कि उनके नमाजे जनाजा में काफी हुजूम को इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन उनका नमाज जनाजा बिल्कुल रिवायत के तरीके से ही हुआ, और उनकी चॉइस के हिसाब से ही हुआ। हंडवारा जिले के रहने वाले थे, वहीं पर हुआ। तो ये एक डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ भी है। ये तो एक तरफ रही बात। आपने ये कहा कि जब से तालिबान आए हैं तब से उन्होंने वो बर्बरियत नहीं दिखाई। ख्वातीन का मुजाहरा हुआ, और मैं ये कहूंगा कि तालिबान बदल गए हैं कि उन्होंने गोली नहीं चलाई, उन्होंने आंसू गैस के गोले चलाई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वहां पे देखने को मिली, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन्हीं तालिबानों ने कुछ दिन पहले हजारा के 14 आदमी मारे थे। एक्सक्यूज मी। तो इन्होंने ये कार्रवाई करी थी। तो ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं। और अभी देखिए जश्न में जो उन्होंने फायरिंग करी कल कल परसों करी, उसमें मेरे ख्याल से 14 या 16 लोग जाँ बहक हो गए, मासूम लोग जाँ बहक हो गए। तो ये लेजिटिमेट कंसर्न है एजाज भाई, ये इलेजिटिमेट नहीं है जहां तक भारत का सवाल है। मैं कई टेलीविजन चैनलों पे और मैं अपने चैनल के ऊपर भी मैं टॉक शो भी कर रहा हूँ, मैं लोगों से बात भी कर रहा हूँ। तो जो लोग, मेरा मतलब है कि पाकिस्तानियों से जब मैं बात करता हूँ, उनको लगता है कि भारत को बहुत दुख है इस बात का कि वो वहां से निकल गया, और उसका बहुत सारा नुकसान हो गया, $3 मिलियन का नुकसान हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम अफगानिस्तान में बिजनेस करने नहीं गए थे। हम वहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किया, और जैसा हम लोग कहते हैं कि भाई राम खाते में दे दिया वो, यानी कि इट इज जस्ट बीन गिवन। और वो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसकी तालिबान ने भी तारीफ करी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम तालिबान से बैकडोर बात भी कर रहे हैं, और अभी हाल ही में दोहा में भी बात करी, और हम भी चाहेंगे कि तालिबान के साथ में कांटेक्ट रखा जाए। हम उसको फ्री फॉर ऑल और उसको उस तरीके से नहीं छोड़ना चाहेंगे, हम अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहेंगे वहां पर। और लेकिन इसमें एक और बात भी है जो बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर चला है कि क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट की काम कर रहा था, उससे वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था। तो एजाज भाई, आज ही कोयटा के अंदर एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई है जिसमें 1 या 2 लोग मारे गए हैं। उसमें तो इंडिया नहीं था। अब तो इंडिया वहां से निकल गया। तो मेरा कहने का मेरा मतलब ये नहीं है, मैं ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूं। कहने का मेरा मतलब है कि ये नरेटिव बाजी में इंडिया का नरेटिव, पाकिस्तान का नरेटिव, इसमें जो जो मजलूम है, जो पिस रहा है, जो मारा जा रहा है, वो बेचारा अफगानी ही मारा जा रहा है। इसमें आप और मैं तो यूट्यूब पे ये प्रोग्राम कर दे रहे हैं, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, और इंटरनेट चल रहा है, हम बातें कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं। लेकिन वो जो बेचारा मारा जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरफ का हो, आपकी तरफ का हो, मेरी तरफ का हो, और मेरा और आपको छोड़ दीजिए, जो आम इंसानी तरीके से जो रहना चाह रहा है वो तो मारा जा रहा है। और इतनी बात हुई एजाज भाई की आजादी मिल गई, और आजादी का जश्न हमें देखने को काबुल में नहीं मिला। तो मेरा मेरा मीन्स कि इंडिया का सवाल ये है कि यार, आजादी का जश्न देखने को नहीं मिल रहा, तो क्या पूरा का पूरा अफगानिस्तान और पख्तून, काबुल पख्तून है, तो क्या ये यरगमाल हो गया है? क्या ये हॉस्टेज बन गया है? क्या इसको इसका अपहरण हो गया? ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप वहां ग्राउंड जीरो पे रह के आए हैं, काफी दिन रहे आप। अच्छा तनवीर साहब, एक तो बात याद रखिए कि आपने कहा ना कि अब आम अफ़गानी मरा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आम अफ़गानी मरा है, पश्तून मरा है। लेकिन एक और एलिमेंट भी मरा है जिसको हमें और आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगेन मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ।
50,000 से जायद पाकिस्तानी शहरी मरे हैं, इसमें शहीद हुए हैं इस वॉर ऑन टेरर के दौरान। मोर देन 50,000 पाकिस्तानी पीपल, सिटीजन, और हमारी सोल्जर्स भी, हमारी इंटेलिजेंस के लोग भी, वो इस वॉर ऑन टेरर के दौरान शहीद हुए हैं, मार्टायर हुए हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने फरमाया कि क्या काबुल बड़ा खुश है, काबुल में खुशियां मनाई जा रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि काबुल बहुत ज्यादा खुश है। मेरा ये ख्याल है कि काबुल उदास है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि काबुल में जो ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई है वो अगेन को लेजिटिमेट तरीके से नहीं हुई है। ठीक है। और काबुल में उन तमाम लोगों के स्टेक्स थे जो गुज़िश्ता 20 ईयर्स से वहाँ पे एक नई जनरेशन पैदा हुई है। मैं कहूँगा कि वो 9/11 जनरेशन है। इट इज़ 9/11 जनरेशन, जो 9/11 के इर्द गिर्द पैदा हुआ है जो बच्चा, वो आज 21-22 साल का है, 22 ईयर्स है जो उस वक्त पैदा हुआ है। ठीक है। उसने जो अफगानिस्तान देखा है या उसने जो अर्बन सेटअप देखा है, काबुल, हेरात, पंजशेर, जलालाबाद, नेम एनी बिग सिटी, अर्बनाइज सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं। जी उसने जी सड़कें बनी हुई देखी हैं, उसने इलेक्ट्रिसिटी देखी है, उसने पुलिस सिस्टम को देखा है, उसने स्ट्रक्चर्स बने हुए देखे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देखे हैं। मैं 2004 में भी गया था जी काबुल में। जी 2004 में जब मैं गया था तो एयरपोर्ट पे उतर के हम सीधा प्रेसिडेंशियल पैलेस गए थे, और मुझे अच्छी तरह याद है बड़ी बम्पी रोड थी, और उस बम्पी रोड को, वो बम्पी रोड प्रेसिडेंशियल पैलेस में गई थी। और अभी मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त 2004 में कोई 3 स्टोरी बिल्डिंग नहीं थी काबुल में एट दैट टाइम। जी जी लेकिन आज आज जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त काबुल शहर आप चले जाएं तो आपके दिल्ली का सबर्ब्स लगेगा, इस्लामाबाद के G8 सेक्टर की तरह लगेगा काबुल शहर। सड़कें बनी हुई हैं, सफाई का निज़ाम है। उस वक्त मैं जब गया था तो उस वक्त वजीर अकबर रोड के ऊपर पूरे अफगानिस्तान में एक एटीएम था, ओनली वन एटीएम इन द एंटायर कंट्री। आज वहां पर जगह जगह बैंक खुले हुए हैं। वहां पर तालीम का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा नहीं था। आज उनके 9 मिलियन बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो ये जो 20 ईयर्स में चीजें डेवलप हुई हैं, तो ये भी तो एक फैक्ट है। और जिन लोगों ने अर्बन एरिया में अपनी चॉइस की, वो पैंट शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, ख्वातीन लिपस्टिक लगाती थी, मेकअप करती थी, और वेस्टर्न ड्रेस में भी नजर आती थी। तो ख्वातीन की हद तक तो तब्दीली आई कि ख्वातीन अब बुरके में आ गई वहां पे। मर्दों की हद तक भी तब्दीली आई कि उन्होंने शलवार कमीज पहनने शुरू हो गए, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फियर। लेकिन एट द सेम टाइम तुरखम से काबुल तक 4.5 घंटे 4 घंटे बाय रोड का सफर है। मैं जब ड्राइव करके जा रहा था दूसरी दफा बाय रोड, तो मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि क्या सिचुएशन क्या है। वो पश्तून नहीं था, वो पर्शियन था ना। तो जी उसने मुझे कहा कि एजाज भाई, कभी भी हम इस रोड के ऊपर शाम 5 बजे के बाद ट्रैवल नहीं कर सकते थे। इट वॉज इम्पॉसिबल। लेकिन अब जब तालिबान आ गए हैं तो वी आर फ्री। हमें तालिबान ने और कुछ दिया है या नहीं दिया, एक लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर कर दिया है। हाँ तो बेसिकली आप देखिए, आप कुछ बातें तालिबान की हैं जिन पर एतराज किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो जो बड़ी उनकी स्ट्रॉन्ग भी हैं। नहीं आजाद भाई, आपने बहुत ही एक ग्राउंड रिपोर्ट आपने बहुत खूबसूरत जो है पेश करी, कि वहां पर कैसे सड़कें थी और अब कैसी हैं। बहरहाल इसके अंदर इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया ने अफगानिस्तान की बहुत सारी रोडें बनाई हैं। लेकिन जो 9/11 की जो जनरेशन है, अ, उसको भी हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। और जो आपने वो टैक्सी ड्राइवर का हवाला दिया, उसकी बात का, गुफ्तगू का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना पड़ेगा, और ये हम सबको मालूम भी है कि तालिबान एक ऑक्यूपाइंग आर्मी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। बिल्कुल अमेरिकी ऑक्यूपायर्स थे, उनके साथ लड़ाई लड़ रहे थे। तो 5 बजे के बाद वो किसी को चलने दें, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने दें, ऑब्वियसली वो तालिबान के कॉन्स्टिट्यूशन के बरखिलाफ था।
दैट इज अंडरस्टैंडेबल। अब वो लड़ाई उस तरीके से खत्म हो गई है। अब उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द हालात जो है ठीक हो और नॉर्मल हो। तो ये तो रही बात अफगानिस्तान की। आपने इस छोटी सी गुफ्तगू के अंदर बहुत कुछ बता दिया, लेकिन अब मैं आपसे आपके मुल्क के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी। वो सवाल ये है, अब वो मैं कैसे सवाल, ये मेरा सवाल बना, मैंने एक पैनलिस्ट से अपने टीवी प्रोग्राम में मैंने पूछा कि शरिया लागू होने जा रही है अफगानिस्तान में और शरिया की डिमांड पाकिस्तान के अंदर भी है, और एक सर्वे के मुताबिक जो यंग पॉपुलेशन है 20 साल से लेके 45 साल तक की उम्र वाली जो पॉपुलेशन है, तकरीबन 65% रेडिकलाइज है। और वो इस चीज की सपोर्ट में है कि यहाँ पर भी शरिया लागू होना चाहिए। तो एजाज भाई, उन्होंने जिनका हवाला मैं दे रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि शरिया डिमांड करना एक फंडामेंटल राइट है एक मुसलमान का। आई एग्री विद दैट, बिल्कुल दुरुस्त, फंडामेंटल राइट है, आप डिमांड कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि क्या ये शरिया नाफिज होगी? तो जनाब ने जवाब दिया कि हमारे पास आईन है, हम आइन के हिसाब से चलते हैं। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि शरिया बड़ी है कि आइन बड़ा है? और इसका जवाब उन्होंने दिया नहीं। जब हमारे एक पैनलिस्ट ने पूछा कि भाई ये बता दीजिए कि शरिया बड़ा है कि आइन बड़ी है, उसका जवाब उनके पास नहीं था। तो मेरा सवाल आपसे अब ये है आजाद भाई, कि जो भी हालात पाकिस्तान के अंदर है, क्या आपको लगता है इस रेडिकलाइजेशन के लेवल से आप जैसे आजाद ख्यालाना सहाफी और आपकी जो फ्रेंड आरजू काजमी जिसके हवाले से हम आज बात कर रहे हैं, क्या ये लोग अपनी बात को आगे आने वाले समय में कह पाएंगे, या इनको इन्हीं रेडिकल एलिमेंट से खतरा है? एजाज भाई। जी, आप कट गया था आपका, दोबारा बात करिए। हाँ, मैं ये लास्ट में जो मैंने ये कहा, मेरा जो सवाल ये था कि क्या आप जैसे आजाद ख्याल सहाफी और आपकी जो फ्रेंड है आरजू काजमी, जो बेबाक बात रखती हैं और जो बिल्कुल जेन्युइन बात होती है वो करती हैं बिला खौफ, तो क्या इस रेडिकलाइजेशन के दौर में और जब तालिबान अफगानिस्तान में काबिज है, उसका उसकी उसकी जिस तरीके से जश्न पाकिस्तान में मने, जिस तरीके से उसका सपोर्ट बेस देखने को मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में तालिबान टाइप हुकूमत पाकिस्तान के अंदर भी आ सकती है, या पाकिस्तान के अंदर भी उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा? और अगर ऐसा होता है तो आप जैसे लोगों का क्या होगा? देखिए रणवीर, जो रिवाइवल ऑफ तालिबान है अफगानिस्तान में, उसमें पूरी दुनिया में, आप तो खाली पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं तो इसमें हिंदुस्तान को भी शामिल करता हूँ, आप अपने आप को शामिल नहीं कर रहे। मैं तो इसमें बाकी दुनिया के मुल्कों में भी को भी शामिल करता हूँ। पूरी दुनिया में जो मुस्लिम रेनेसां है, उनकी जो मूवमेंट्स हैं पूरी दुनिया में छोटी मोटी, उनको एक उनको एक नई पावर दी है, जो तालिबान की रिवाइवल है अफगानिस्तान में। ठीक है। अब जो मजहबी मामलात हैं, या रिलीजन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर सोसाइटीज, वेयर यू आर लिविंग, वेयर माई सेल्फ आई एम लिविंग, और एल्सवेयर। इवन अमेरिका में भी रिलीजन एक एलिमेंट है, अ, अ, जो एक जी रोल प्ले करता है। ठीक जी। है। और एथनिसिटी भी एक एलिमेंट है जो कि रोल प्ले करती है, और अमेरिका में तो मैंने और आपने देखा तो प्ले किया है। तो ये जो पढ़ा लिखा तबका है, उसके लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं, सेंस ऑफ कंसर्न जरूर है, चाहे वो किसी भी जगह पे है, कि जी ये अगर कंट्रोल रिलीजन के नाम पे कंट्रोल होने लग पड़ेगी, ड्रेस कोड भी, अगर लोग बताएंगे कि आपने ड्रेस कोड क्या पहनना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, आपने क्लीन शेव करनी है या दाढ़ी रखनी है, आपने मस्जिद में जाना है या मंदिर में जाना है या किसी भी जगह, तो जी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी वो होगी। अगर आपके वहाँ पे जो आरएसएस है, वो आके एक रोल बुनियादी प्ले करने लग पड़े, तो आप जैसे लोगों को भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होगी, कि जो
आपकी क्लर्जी है वो आके गवर्नमेंट में आ जाए और उसका कुछ सेक्शन नजर भी आता है बाज़ औक़ात पॉलिसीज पे, मैं इसका जवाब और दूंगा। हमारे यहाँ अगर आ जाए, जी मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट नहीं 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 नेगेटिवली। नहीं, नॉट एट ऑल। मैं अर्ज ये ये कर रहा हूँ कि हमारे अगर वो बीच हमारे में यहाँ भी आए। हमारे बीच में जी बातचीत हो रही है, आपने एक पॉइंट रखा, जी जी मैं इसको जी, तो करेक्ट मैं करना ये चाहता अर्ज कर रहा हूँ कि वो अगर क्लर्जी हमारे पास भी आ जाए, पाकिस्तान में अगर आ जाए, तो यहाँ पे भी एक सेंस ऑफ होगी इनसिक्योरिटी। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप जो सर्वे की एग्जांपल दे रहे हैं, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, एज पर टुडे आपके सर्वे की जो रेफरेंस है वो दुरुस्त नहीं है। मैं बड़े अदब से कहूँगा, हूं। विद जी जी रिस्पेक्ट, जी जी द बिगेस्ट सर्वे इन एनी डेमोक्रेटिक country is the power of the vote, the number of the vote. मैं समझ गया आप क्या If कह रहे हैं। जी if religious parties are that much powerful in Pakistan or elsewhere, they would have been in power here in Islamabad. जमात इस्लामी को लोग वोट नहीं देते यहाँ पे। हाँ, JUI से नहीं को नहीं, आप बिल्कुल JUI सही से कह रहे को हैं यहाँ एजाज पर भाई। नेशनल लेवल पे वोट नहीं मिलता, एजाज तो भाई इसलिए बिल्कुल, मैं सॉरी, मैं आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी पार्टियों को वोट उस तरीके से नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि तालिबान का अफगानिस्तान में आने के बाद क्या ये पूरा कॉम्प्लेक्शन चेंज होने वाला है? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। पूरा कम्प्लेक्शन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जी 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 मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि पूरा कम्प्लेक्शन पूरे ग्लोब के कम्प्लेक्शन के ऊपर असर डाला है। मैंने आपको बताया कि मुस्लिम जो इस्लामिस्ट मूवमेंट्स हैं, ये पॉलिटिकल इस्लाम है, उसका रिवाइवल हुआ है तालिबान के रिवाइवल से। जो मूवमेंट्स चल रही थी कि नहीं हमें एक प्योर इस्लामिक गवर्नमेंट चाहिए थी और तालिबान ठीक है, पूरी दुनिया में मूवमेंट्स थी बहुत सारी जो तालिबान को दुरुस्त समझती थी, उनको बिल्कुल उनको एक नई जान मिली है। They've got new power, new strength, whether they are in India, whether they are in Pakistan or elsewhere. so तो so ये so एजाज भाई, if I may ask you in very short, are you proud of Taliban takeover in Kabul? क्या आप फख्र करते हैं कि तालिबान काबुल पर काबिज हो गया है, या आप फख्र नहीं करते? देखिए, बात यह है कि बीइंग पाकिस्तानी, आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ पे सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स के ऊपर हम एतराज़ भी करते हैं, लेकिन हम एक डेमोक्रेसी हैं। हमारे यहाँ अफगानिस्तान वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो मुझे तो अपने पाकिस्तान होने पे, मैं अब आपको बताऊं, मैं दुनिया में दूसरी जगहों पे भी ट्रैवल करता था, यूरोप में जाता था, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज में आप भी जाते होंगे। तो मैं जब पाकिस्तान में वापस आता था तो मेरा बड़ा दिमाग में प्रॉब्लम रहती थी कि यार वो इतने तरक्की कर गए, उनमें ये सिस्टम है, वो सिस्टम है, हम पीछे रह गए, हम पीछे रह गए। आप भी जब जाते होंगे वापस हिंदुस्तान आते होंगे तो आपके जहन में भी ये बातें आती होंगी। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप जरूर अफगानिस्तान जाएं। आप यकीन करें, आप रोएंगे, यू विल क्राई फ्रॉम फ्रॉम हियर। आप रोएंगे कि वहां पर ये जो मजहब के नाम पर या पावर के नाम पर जो लड़ाई हुई है, उसने आम अफगानियों को क्या दिया है। आम जो अफगान अवाम है, द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, वो उनके घर नहीं बचे, उनके हर घर में लाशें हैं। आज की बात ही कर रहा हूँ मैं, गुज़िश्ता 40 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, 50 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि आपसे मैं अगर ये पूछूं कि आर यू प्राउड कि किसी मुल्क में क्या हो गया, ये आपने या मैंने डिसाइड नहीं करना, ये पीपल ऑफ दैट कंट्री वुड डिसाइड। नहीं, मैंने मुझे तो मैंने आई एम बीइंग मैंने प्राउड मैंने जब दैट आई आपसे एम ये लिविंग। सवाल पूछा एजाज भाई, उसका मकसद एजाज के पर्सनल उससे नहीं था। मेरा इसका मतलब है कि हाउ पाकिस्तानी फील और उनका सेंस टटोलने के लिए ये मेरा सवाल था। मैं आपकी बात से बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सहमत हूँ, नहीं जो मैं भी दूसरी आपने बात, कहा है, जो देखिए भी ना, आपने कहा पूरी है बिल्कुल सही कहा है। पूरी पूरी जो मैं कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हूँ कि मेरी बात जो है उसके पीछे वोट की पावर हो, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगा कि देखिए, पाकिस्तान में एक तबका है जो बड़ा खुश है, वेरी हैप्पी, इसमें जी कोई डाउट नहीं है, जी ठीक है। जी और मैं तो ये कहूंगा कि अगर जब बीजेपी पावर में आई थी या आरएसएस पावर में आई थी, तो एक ऐसा तबका था जो हिंदुस्तान में बड़ा खुश था, ठीक है। तो जब
इल्यूजन निकलता है ना, जब पावर में आती हैं चीजें तो उस वक्त कुछ और होती है, जब वो पावर प्रैक्टिस करती है ना अपना आप, तो फिर कुछ और हो जाती हैं चीजें। जी जी। तो मैं ये कहूंगा कि हमें पाकिस्तान को और बाकी लोगों को हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि हम अफगानिस्तान में अगर कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं तो करें। बाकी लेट देम लिव। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने, हम खुद उस पर तनकीद करते रहते हैं, मैं खुद बड़ी तनकीद करता हूँ, जी जी, लेकिन मैंने उन्होंने आपका ट्विटर हैंडल देखा है। बड़ी जबरदस्त उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने माजी में गलतियां की अफगानिस्तान में, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़ी बात की है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर बात की उन्होंने। मैं जी जी। ये चाहता हूँ कि बाकी जो कंट्रीज हैं, हिंदुस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, दे शुड फॉलो कि उन्होंने जो माजी में गलतियां की हैं इस दफा ना हो, इस दफा जी ना हो। जी तो जी। हम सबको वी नीड टू प्ले अ रोल। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। अपना हमने काफी समय इस के ऊपर बातचीत करी। आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरी चीज को पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करी। आपने आरएसएस का 2 बार नाम लिया। मैं आरएसएस का कोई ऐसा भारी सपोर्टर नहीं हूँ, बट मैं जस्ट फॉर योर नहीं, मैं रेफरेंस, नहीं समझता हूँ आप सपोर्टर हैं, मैं नहीं समझता। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आरएसएस जो है वो बिल्कुल कतई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आरएसएस के अंदर मुस्लिम विंग भी है, सिख विंग भी है, और ये सब है, मुस्लिम्स भी हैं आरएसएस में। सो आरएसएस इज नॉट वो दैट वे, हमारे बट हमारे यहाँ नेवरदलेस जमातें नेवरदलेस उसका एक परसेप्शन बना हुआ है। सो आई एग्री विद यू कि आपका परसेप्शन है, इसमें वो कोई दो राय नहीं है। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, जहां तक इसकी तारीख की बात है, आपने कहा कि पिछले 30-40 साल से, 30-40 साल से नहीं जनाब, जब सिकंदर आया था तो सिकंदर को भी वही चीज देखने को मिली थी। उस समय अफगानिस्तान पूरा हिंदू था, इसमें मजहब की कोई बात नहीं है। उस समय अफगानिस्तान पूरा हिंदू था, और उसके बाद जब सिकंदर चला गया तो ये मौर्यन एम्पायर और गुप्ता डायनेस्टी ने रूल किया। आपने बिहार का नाम सुना होगा, पाटलिपुत्र से अफगानिस्तान के ऊपर राज किया गया। उस समय अफगानिस्तान बुद्ध था, बामियान बुद्धा उसी दौरान बने, और उसके बाद बने। इनके बाद कुषाण आए। कुषाण सेंट्रल एशिया के वो शासक थे, ये सारे बुद्ध थे, इन्होंने ये बुद्ध लेके आए। उसके बाद में फिर इस्लाम आया। लेकिन जो भी मजहब आया अफगानियों का, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो बौद्ध थे, चाहे वो आज मुस्लिम है, उसके ऊपर कोई भी राज नहीं कर पाया। वो बहुत ही खुद मुख्तार कम्युनिटी है, कौम है, और उनको हमारा सलाम है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एजाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। धनवीर साहब, प्लाई टॉकिंग टू। तो दोस्तों, ये थे एजाज सईद साहब। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने तजुर्बे को आपके सामने बयान किया। इन्होंने बताया कि काबुल के अंदर किसी भी हालत में जश्न का माहौल नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि 2004 से पहले अफगानिस्तान क्या था और अब क्या है, और इसके अंदर भारत का योगदान भी कोई कम नहीं है। बहरहाल, लेकिन हकीकत यह भी है कि अब वहां पे तालिबान काबिज हो गए हैं। एजाज भाई ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक ताकतें कितनी मजबूत हैं, और क्यों तालिबान वहां पर नहीं काबिज हो सकता, नहीं आ सकता। खैर, मैं इस नजरिए से उनके मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं सहमत नहीं हूं, और खैर ये मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एजाज जैसे खुले ख्याल के लोग, शायद उनकी जो मेजॉरिटी है वो बहुत कम होती जा रही है, घटती जा रही है, और ये लोग आने वाले समय में काफी खतरे के शिकार हो सकते हैं। बहरहाल, तो ये थी मेरी बातचीत विद एजाज सईद, और ऐसे ही हम आगे भी बातचीत कभी कभी करेंगे जब भी हमें लगेगा कि ये जरूरी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा लंबा प्रोग्राम था, आपने देखा, आपको अच्छा लगा, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फिर मुलाकात करते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ। जय हिंद,